Hello students, my name is Isha Chaudhary and I am working as an assistant professor in commerce. आज हम इनकम टैक्स का फोर्थ हेड करेंगे जिसका नाम है कैपिटल गेन्स। जैसे हमने देखा है कि हमारे पास इनकम टैक्स के 5 हेड्स होते हैं जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज नाम से हेड्स आते हैं। तो फोर्थ हेड हमारा है कैपिटल गेन्स का, जिसमें आपकी वो इनकम आती है जो एसेट्स को सेल करने से होती हैं। आपके इसमें गेन्स भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आप एसेट सेल आउट करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो नाम इस हेड का कैपिटल गेन्स है, बट इसमें लॉसेस भी शामिल किए जाएंगे। तो कुछ डेफिनेशंस हैं इसमें जो आपको इसमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले आती है आपकी कैपिटल एसेट। यहाँ पर हम एसेट को एसेट नहीं मानेंगे, कैपिटल एसेट काउंट करेंगे, क्योंकि हेड का नाम कैपिटल गेन्स है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो कैपिटल एसेट को सेल करने से इनकम होगी वो कैपिटल गेन्स हेड में आएंगी। तो कौन कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जो कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड की जाएंगी? कैपिटल एसेट्स में बी मूवेबल और इमूवेबल, टैंजिबल और इनटैंजिबल, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। हर एक तरह की एसेट्स, वेदर वो मूवेबल है या इमूवेबल है, वेदर वो टैंजिबल है या इनटैंजिबल है, या फिर वो फिक्स्ड एसेट्स है या फ्लोटिंग है, किसी भी तरह की एसेट्स आपकी कैपिटल एसेट्स में शामिल की जाती हैं। इसके अलावा कैपिटल एसेट्स में आपके लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल, ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल होंगी। यानी इन सबको बेचने से अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल गेन में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसमें कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कुछ, और ये आइटम्स तो वो आइटम्स हो गई जो कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड की जाएंगी, लेकिन एक्सेप्शंस क्या हैं कि कुछ आइटम्स ऐसी भी होंगी जो कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं की जाती हैं, जिनमें सबसे पहला आता है आपका कमर्शियल गुड्स। कमर्शियल गुड्स वो होते हैं कि कोई भी स्टॉक कंज्यूमेबल आइटम्स का या रॉ मटेरियल का जो आपने बिजनेस पर्पस के लिए रखा हुआ है वो आपकी कैपिटल एसेट्स में शामिल नहीं किया जाएगा। रॉ मटेरियल का स्टॉक या कंज्यूमेबल आइटम्स का स्टॉक हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। अगर उसने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए अपना कोई ऐसा आइटम रखा है जो रॉ मटेरियल के स्टॉक से रिलेटेड है, तो उसको आप कैपिटल एसेट्स में शामिल नहीं करोगे। सेकेंड आइटम इसमें आती है मूवेबल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज़। मूवेबल एसेट्स ऑफ पर्सनल यूज़, अगर कोई मूवेबल एसेट्स है उसकी जिसमें उसके कपड़े और फर्नीचर भी शामिल होते हैं, अगर उसने पर्सनल यूज़ के लिए वो रखी हुई हैं एसेट्स, खुद के यूज़ के लिए या उसके किसी फैमिली मेम्बर के यूज़ के लिए, तो वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं। इट मीन्स ये भी कैपिटल एसेट्स में शामिल नहीं की जाएंगी क्योंकि ये एक्सेप्शंस के अंडर आती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये और कौन कौन सी आइटम ऐसी हैं जो कैपिटल एसेट्स में शामिल नहीं होंगी। इसमें कुछ गोल्ड बॉन्ड्स भी आते हैं आपके, जिनको आपको बाय नेम याद रखना पड़ेगा। कुछ परसेंटेज होता है उनका इंटरेस्ट का, 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, 7% गोल्ड बॉन्ड्स, नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स, तो ये नाम बाय नेम आपको याद रखने पड़ेंगे। और कुछ स्पेशल बियरर बॉन्ड्स भी होते हैं, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, ये बाय नेम आपको याद रखने हैं कि ये बॉन्ड्स भी आपके कैपिटल एसेट्स में शामिल नहीं होंगे। गोल्ड डिपॉजिट्स बॉन्ड, तो गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट्स बॉन्ड्स, ये सब बॉन्ड्स आपके कैपिटल एसेट्स में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो इन केस अगर क्वेश्चन में ये आता है कि उसने गोल्ड बॉन्ड्स को सेल आउट किया है या उसने रॉ मटेरियल का स्टॉक सेल आउट किया है, तो ऐसे अगर एसेट्स को वो सेल करता है जो कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड ही नहीं किए जा रहे हैं, तो उनसे होने वाला गेन आपके कैपिटल गेन्स हेड में नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान से समझनी है, वो इसके अंदर नहीं आएगा। अब हमारे हम कैपिटल गेन्स कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कैपिटल एसेट्स कितनी तरह की होती हैं।
कैपिटल एसेट्स कितनी तरह की होंगी? 2 तरह की कैपिटल एसेट्स होती हैं, STCA एंड LTCA, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो आप इसको स्पेल आउट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होती है, क्या डेफिनेशन होगी उसकी कि एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो एसेट होती है जो असेसी ने अपने पास 36 महीने से कम रखी है। 36 मंथ्स, फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ, 36 महीने से ज़्यादा जो एसेट उसने अपने पास नहीं रखी वो कौन सी होगी? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। आपको एक 36 मंथ्स का टारगेट मिला है कि 36 मंथ से ज़्यादा होगी अगर एसेट उसके पास तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी, 36 मंथ से कम रहती है तो वो कौन सी हो जाएगी? शॉर्ट टर्म। मतलब अगर किसी एसएससी ने कोई एसेट परचेज़ की है और वो एसेट उसने अपने पास 36 मंथ से कम रखी और फिर सेल आउट कर दी तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर वो 36 मंथ्स को एक्सीड कर जाती है उसके पास और उसके बाद वो सोचता है कि उसको सेल आउट करनी है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो 36 मंथ्स का आपको एक पीरियड लेके चलना है। और इसी कैटेगरी में हमारे पास कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनके लिए जो टाइम लिमिट है वो थोड़ी सी चेंज है। वो देखते हैं क्या क्या है। शेयर, सिक्योरिटी, यूटीआई यूनिट, इक्विटी ओरिएंटेड फंड यूनिट, इक्विटी फंड यूनिट आप कह सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, इक्विटी फंड यूनिट, और ज़ीरो कूपन बॉन्ड। आई मीन टू से कि किसी भी तरह का कोई शेयर हो, सिक्योरिटी हो, यूटीआई का यूनिट हो, कोई इक्विटी फंड का यूनिट हो या कोई ज़ीरो कूपन बॉन्ड हो, इस तरह की कोई भी आइटम अगर आपको कैपिटल एसेट के फॉर्म में मिलती है, यानी वो ये कहता है कि इस तरह की किसी भी आइटम को उसने सेल किया है, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। तो इस तरह की आइटम्स के लिए आपकी जो लिमिट रहेगी वो कितने मंथ्स की रहेगी? 12 मंथ्स की। इसके लिए आपकी जो लिमिट रहेगी वो कितने मंथ्स की रहेगी? 12 मंथ्स की। तो अगर आपका 12 मंथ से कम रहता है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगी और 12 मंथ से ज़्यादा रहता है तो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। जो दूसरी एसेट्स थी आपकी उनके लिए आपका कितना रहेगा? 36 मंथ्स। लेकिन इन सभी एसेट्स के लिए शेयर, सिक्योरिटी, यूटीआई यूनिट, इक्विटी फंड यूनिट या ज़ीरो कूपन बॉन्ड, इन सब के लिए आपका टाइम लिमिट कितना रहेगा? 12 मंथ्स का रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जब कैपिटल एसेट फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह की कैपिटल एसेट होती है तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गेन्स। जैसे हमने देखा कि 2 तरह के शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हैं, तो आपके जो गेन्स होंगे वो भी ऑब्वियस 2 तरह के होंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। 2 तरह के गेन्स होंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो इस तरह के गेन्स में आप कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा फार्मूला हम इसमें देखेंगे। जैसे बेसिक फार्मूला हम करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बेसिक फार्मूला हमारा यही रहता है। वही फार्मूला आपने लेना है, सिर्फ यहाँ पर आपके जो आइटम्स के नाम हैं वो चेंज हो जाएंगे। जिस तरह से हमने प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रखा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो बेसिक आपका फॉर्मूला रहेगा फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पहले हम देखेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? कैपिटल गेन्स। प्रॉफिट की जगह हमने क्या रखा है? कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहें या सेल कंसिडरेशन कहें, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं कि किस प्राइस पर आपने उस कैपिटल एसेट को सेल किया है, माइनस इसमें से आपने क्या करना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखिए सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं हम। प्रॉफिट की जगह हमने कैपिटल गेन्स लिख दिया, सेल प्राइस की जगह हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन लिख दिया, एंड कॉस्ट प्राइस की जगह हम क्या लिख रहे हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इट मीन्स किस प्राइस पर उस एसएससी ने उस एसेट को एक्वायर किया था, ख़रीदा था। इसके अलावा हमारे पास एक कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट।
कि अगर उस एसएससी ने उस एसेट को ख़रीदा और उसके बाद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कराया, सपोज़ किसी ने कोई मकान लिया था और 1 रूम सेट था वो, जब उसने मकान लिया वो 1 रूम सेट था, उसके बाद उसने उसमें 1 रूम और ऐड कराया, कंस्ट्रक्शन कराया, तो उसको हम कौन सी कॉस्ट बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि हमने उस मकान में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कराई है, तो वो कॉस्ट भी आप इसमें से लेस करेंगे। एंड और आते हैं आपके सेलिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई ब्रोकरेज कमीशन इस टाइप का कुछ एक्सपेंस दिया हुआ है तो वो भी आपने इसमें से लेस करना है। और ये लेस करने के बाद आपको क्लियर होगा कि आपके गेन्स आ रहे हैं या लॉस आ रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं कि अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो आपका गेन्स होगा, और अगर सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस होगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का ये फॉर्मूला है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। इस तरह से आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना ज़रूरी होगा कि आपकी एसेट है कौन सी। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो ही वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे पाएगी, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ही फॉर्मूला अडॉप्ट करना होगा। इसी कंटेक्स्ट में हम नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं, जो हमारा कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या चेंज है? देखें, थोड़ा सा ही चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के फॉर्मूले में आपने अगेन वही लेना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी सेम, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल प्राइस को हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में काउंट किया। उसके बाद हम इसमें से लेस क्या कर रहे हैं? जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वहाँ, यहाँ सिर्फ एक वर्ड ऐड हो जाएगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, यहाँ आपका ऐड हो गया इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वहाँ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट था, यहाँ क्या ऐड हो जाएगा? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। देखिए एक एक वर्ड ऐड कर रही हूँ मैं, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सेलिंग एक्सपेंसेस आपके एज इट इज़ रहेंगे, उनको हम इंडेक्स नहीं करेंगे, और ये आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दो कॉस्ट को, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट थी, उसको हमने इंडेक्स्ड कर दिया है। अब इस इंडेक्स का मीनिंग क्या है? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, आपके पास उस एसेट को रखे हुए 36 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 36 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, तो हो सकता है उस मकान की, उस एसेट की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई हो, क्योंकि आपने 10 साल उसको रखा, 15 साल उसको रखा, तो कॉस्ट उसकी बहुत कम रही होगी जब आपने उसको परचेज़ किया होगा। लेकिन आज की डेट में जब आप उसको सेल करेंगे तो उसका सेल प्राइस जो है वो आपका बहुत हाई लेवल का हो चुका होगा, और उसमें से अगर आप कम कॉस्ट लेस करेंगे तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कैसा होगा? बहुत हाई होगा। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपने 1951 में एक हाउस ख़रीदा 50,000 का, क्लियर है? अगर आपने 50,000 का एक हाउस ख़रीदा है 1951 में, और आज की डेट में 2021 में आप उसको सेल करते हैं, तो हम अंदाज़ा लगाएं कि वो कितने का सेल आउट हो रहा है? 50 लाख्स का, ठीक है? तो सेल प्राइस उसका कितना हो गया? कंसिडरेशन कितना हो गया? 50 लाख्स। आपकी कॉस्ट, अगर आप डायरेक्ट जो इनिशियल कॉस्ट आपकी थी 51 में, वो आप लेस करते हो 50,000, तो आपका जो गेन होगा वो कितना बनेगा? 49,50,000। इस पूरे कैपिटल गेन पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं? इस कॉस्ट को आज की डेट की वैल्यू के हिसाब से, 1951 में आपकी 50,000 कॉस्ट थी, आज की डेट की वैल्यू के हिसाब से आप इसको इंडेक्स कर सकते हैं, जिसमें हम एक फॉर एन एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ सकती है? 40 लाख्स। 50,000 की मकान की वैल्यू आज की डेट में सपोज़ 40 लाख्स निकलती है इंडेक्स करने के बाद, इतना डिफरेंस आपका आएगा। तो अगर 50 लाख की जो हाउस है वो 40 लाख में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका आ रहा है इंडेक्स करने के बाद, तो आपके कितने कैपिटल गेन बच गए? अब 10 लाख। तो अब आपको सिर्फ 10 लाख पर टैक्स देना है, पहले आपको 49,50,000 पर टैक्स देना पड़ रहा था। तो अगर आपकी जो कैपिटल एसेट है वो लॉन्ग टर्म है, तो आपको उसकी कॉस्ट को इंडेक्स करना पड़ेगा ताकि आपका कैपिटल गेन मिनिमाइज हो सके। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको इंडेक्स कैसे करेंगे? कॉस्ट को इंडेक्स करने के लिए आपके पास इनकम टैक्स में एक टेबल होती है, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं या अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का एक आपका टेबल होता है, जिसमें आपके पास फाइनेंशियल ईयर 2001-2 से लेकर 2000
2021 तक के आपके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CII बोलते हैं, आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसके हिसाब से आप में 2001 एंड 2 अप टू 2021 तक के आपके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिए हुए हैं, जिसमें जो 2001 एंड 2 है उसको बेस ईयर माना गया है और उस बेस ईयर का इंडेक्स आपका कितना रखा जाता है 100। तो बेस ईयर ऑब्वियस हमने पढ़ा है इंडेक्स नंबर सेकेंड ईयर में, तो उसमें आपका जो बेस ईयर का इंडेक्स होता है वो हमेशा 100 रखते हैं, तो इसमें भी 100 रखा गया है। तो उसके हिसाब से आपने उस जो आपकी कॉस्ट है उसको इंडेक्स करना है। वो इंडेक्स कैसे करना है वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए उसके साथ साथ हम उसको देख सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप ये ज़रूर लर्न करिए कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होती है, कैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को फाइंड आउट किया जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से कैपिटल गेंस को कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह से कॉस्ट को इंडेक्स किया जाता है। थैंक यू।